एक ऐसा रूल, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आप हर जगह फॉलो कर सकें और उसे क्रिएट कर सकें। दूसरा आइडिया है डायरेक्ट सेलिंग का पैन, कि हर डायरेक्ट सेलर का इंडिविजुअल आईडी। कितने लोग तैयार है इस आइडिया पे? 2, 2.5, 6, 6.5, 7, 8, 10, 15, 20। ओके, दैट्स अ गुड थॉट, विल टेक इट फॉरवर्ड। रविंदर भाई, मैं क्रॉस कर लेता हूँ उधर, ताकि रविंदर भाई की लोग एक्चुअली, मैं हमेशा कहता हूँ संजय दत्त जैसी लगती है, पर वो कहते हैं मैं अजय देवगन का फैन हूँ। ये थोड़ा सा हमारे बीच में चलता है डिस्कशन। रविंदर भाई, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा राहुल भाई को और साथ में डायरेक्ट सेलिंग टुडे को कि मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, आपसे बात करने का। मैं अगर सोचता हूँ तो सबसे बड़ा जो आज की समस्या है डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ ना करना, वो है अविश्वास। जब एक डायरेक्ट सेलर मार्केट में जाता है अपना बिजनेस प्लान लेके या किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है मार्केट का इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति विश्वास ना होना। और ये अविश्वास क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने कंपनियों को या अपने डायरेक्ट सेलर को अवेयरनेस नहीं दे पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब किस लेवल पे जा रही है। और यही अविश्वास हमारे डायरेक्ट सेलर को कहीं ना कहीं फेलियर की लिस्ट में लेके आ जाता है। अविश्वास इसलिए है कि बहुत सारी कंपनियां पिछले 30 साल के अगर मैं बात करूं, मनी सर्कुलेशन को लेके, पैसों को दुगना करना, क्रिप्टो करेंसी, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हमारे डायरेक्ट सेलर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें ये जो पार्ट डायरेक्ट सेलिंग के साथ में लगाते हैं, कोई भी मनी सर्कुलेशन लेके आता है और नाम किसका देता है? डायरेक्ट सेलिंग। और जब वो कंपनी मार्केट से जाती है तो वहां पे बदनामी किसकी होती है? डायरेक्ट सेलिंग की होती है। और जब हमारा यूजर के साथ में ये चीजें होती है, किसी को प्रोजेक्ट करने जाता है तो उसको भी वही सुनने को मिलता है कि डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी तो अभी इतना बड़ा स्कैम करके निकली। अगर हमें मार्केट को अपना करना है, 145 करोड़ की जनसंख्या में हम लोग बैठे हुए हैं और अगर आज की बात करें टर्नओवर कुछ भी नहीं है। अगर टर्नओवर को बढ़ाना है तो सबसे पहले विश्वास को जगाना होगा। और मैं सारी एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जो ये लोग काम करते हैं इनके खिलाफ एक्शन हमें करना होगा, तभी हम इस इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं, इस इंडस्ट्री को बड़ा बना सकते हैं। थैंक यू रविंदर भाई। तो रविंदर भाई का आंसर था कि जो परसेप्शन है, जो नजरिया है इंडस्ट्री का, वो इम्प्रूव करना होगा, तभी इंडस्ट्री में विश्वास आएगा। अमित भाई, आपने काफी सारा टाइम देख लिया, काफी ऊपर नीचे देख लिए, आपको क्या लगता है एक रीजन अगर समझे कि क्यों इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही तो क्या होगा? सर बेसिकली क्या है, मैं 1 मिनट ज़्यादा लेता हूँ ना, वो हरियाणा वाले हैं तो हमारी हर बात कहीं ना कहीं स्टोरी की वजह से हो जाती है। वो 2 चाचा भतीजा इन्विटेशन में चले गए, शादी का प्रोग्राम था तो पहले बैठ के खाना होता था। अब वो कभी कभी त्यौहार पर लड्डू मिलते थे तो दोनों ने डिस्कस किया बैठ के, कैसा करते हैं बेटा, दोनों लड्डू लेके आएंगे वहाँ से, लास्ट में मतलब इशारा कर दूंगा तू या मैं लेके लड्डू और घर पर आके शाम को लड्डू खाएंगे। अब जो वो जाके बैठे ना वहाँ पर खाने को, तो गलती से क्या हुआ कि दोनों का नंबर आया, एक इस कॉर्नर में बैठ के एक उस कॉर्नर में बैठ गया, तो तालमेल की डिफरेंस था ना बीच में पैदा हुआ। अब जब दोनों ने खा लिया, चाचा ने सोचा लास्ट में लड्डू लेके चलेंगे, भतीजा जल्दबाजी में था तो कंफ्यूजन था बच्चे को, तो लास्ट में क्या बोलता, चाचा लड्डू आप छुपाओ या मैं छुपाऊँ, सारी जनता के बीच ना। तो हम उसी कंडीशन में यहाँ बैठे हैं, हमें चेंज करना है, चेंज करने से अपने सवाल स्टार्टिंग में किया था कि कंपनी के अकॉर्डिंगली चीज़ें ट्रेनिंग करें या डायरेक्ट सेलिंग अकॉर्डिंग करें, तो हम इस कन्फ्यूजन में है कुछ चीज़ को आप ठीक करेंगे या मैं ठीक करें। और सबसे बड़ा रीजन जो मैंने 15 साल में देखा है, इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बोलते हैं, इंडस्ट्री को लोग बदनाम करते हैं, बाहर से लोग बुराई करते हैं, क्या हम सब लोग बैठ के पर विश्वास करते हैं? इंडस्ट्री को बदनाम बाहर के लोग करते हैं, अंदर के लोग करते हैं। एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन जो मैंने आज तक रियलाइज किया लाइफ के अंदर, कोई आउटसाइडर आपको बदनाम नहीं करता, इंडस्ट्री को बदनाम अंदर के लोग करते हैं हमेशा। उसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ सर, हम सभी यहाँ इकट्ठे बैठे, परिवार और फैमिली है फिर का, जैसे स्टेज से जोड़ के बाहर जाएंगे, मेरे पास कोई भी नया बंदा आएगा, नया आदमी आएगा तो मेरी कंपनी में ऐसा लगता है हम सबसे पहले बैठ के अपना प्लान डिस्कस ना करके उस कंपनी की बुराई जरूर करते हैं, क्योंकि हम इसे कन्विंस करने के लिए गए और हमने अपनी जितनी पावर की स्ट्रेंथ थी वो पॉजिटिव वे में खुद को बेटर करने में नहीं लगाई, हमने उसको पावर को लगाया कि दूसरे वाले को खराब कैसे बताएं। तो जिस दिन इस मेंटलिटी से आपस में बाहर निकल जाएगी, इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी, बड़े तो इस बीमारी को मिटाने, रोग बाहर नहीं है, हम बाहर ढूंढने जरूर से, बीमारी अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढते ढूंढे, जो मृत वो बोलते हैं ना, कस्तूरी मृत होता है,
हम वो कस्तूरी परत हैं, कस्तूरी हमारे अंदर ही है, बाहर ढूंढते हैं। बहुत बढ़िया अमित भाई ने कहा। तो अमित भाई ने कहा कि 2 लड्डू थे। अब पहला ये कि पहले लड्डू कौन छुपाएगा, तो यानी कि पहला चेंज कौन लेकर आएगा। और दूसरा अमित भाई ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट डाला, तो ये है कि बाहर के लोग एक्चुअली हम इतना बुरा नहीं सोचते जितना हम आपस में एक दूसरे के बारे में बोल देते हैं। और जनरली शायद के भी एक पॉडकास्ट देख रहा था किसी का, उसने कहा कि सर अगर आप मीम बनाने वाले देखोगे ना, तो मीम बनाने वाले एक्चुअली इंडस्ट्री के बाहर वाले लोग नहीं हैं, एक्चुअली वो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। सो दैट्स अ गुड पॉइंट अमित भाई। सुबोध भाई, एक और पॉइंट है। अब लड्डू तो खत्म हो गया, अमित भाई अब आगे पहले रख लेता हूँ मजा करके सर, अभी बैठ के बात कर लेंगे। नहीं, वापस आएंगे अमित भाई, आपके दोनों पॉइंट अच्छे थे। सुबोध भाई, 25 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का करियर, सारे उतार चढ़ाव आपने भी देख लिए, लोगों का आना, लोगों का जाना। क्या लगता है कि इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एक ऐसी क्या चीज करनी चाहिए सबको कि जिससे बिजनेस बढ़ सके? सभी लोग सर बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, कमाना ही पड़ेगा। लेकिन एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बिना प्लानिंग और बिना कमिटमेंट और बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होगा। बात सिर्फ इस इंडस्ट्री की नहीं है, सभी इंडस्ट्रीज की है। तो जो हमने अभी तक समझा है, इसके अंदर मुझे जो लगा है कि लैक ऑफ पेशेंस है। जब पेशेंस ही नहीं है, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, अभी के अभी सब कुछ मिल जाए, मेरे साथ सभी ज्वाइन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। जब आप इतने सारे सीनियर्स के साथ बोलते हैं कि इतने साल बिताए, तो इनका पेशेंस ही तो सबसे बड़ी चीज़ थी जिसकी वजह से इन्होंने इस इंडस्ट्री पर राज किया। तो मुझे लगता है कि अगर न्यू कमर्स जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले पेशेंस को लर्न करना पड़ेगा कि पेशेंस कैसे सीखनी है। उसके बाद उसके ऊपर जैसे जैसे प्रोसेस आएंगे, वो प्रॉज एंड कॉन्स चाहे वो मुश्किलें हैं, वो सब लोग अपने आप हैंडल होते जाए। थैंक यू। तो आपका कहना ये है कि अगर इंसान पहले पेशेंस डिसाइड कर ले, तो बाकी सब प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। सीखने का प्रोसेस, करने का प्रोसेस, करके गलती करने का प्रोसेस, वो भी ठीक हो जाता है जब पेशेंस से बंदा सीखता है। ग्रेट, ओके, आई थिंक वी कैन हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। ओके, अच्छा, एक इंसान जो एक्चुअल में पेशेंस का एग्जांपल है, एक्चुअली आप बिल्कुल राइट पे बैठे हैं, तो असल में तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली उनके पास ही चला जाता है। संजय भाई, 25 साल कंसिस्टेंट परफॉर्मर, मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर भी छोटा वर्ड है अब इसके लिए, अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री के लिए। क्या लगता है कि इंडस्ट्री में और आप जैसे लोग क्यों नहीं बन पाए? थैंक यू सो मच राहुल जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया यहाँ पर इस मंच में आप सब लोगों के साथ में बातचीत करने का। इस तरह के प्लेटफॉर्म जो होते हैं, निश्चित तौर पर लोगों में एक नई इन्फॉर्मेशन, नया एक तरीका सीखने का मौका मिलता है और नए तरीके से चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव बदलता है और परसेप्शंस बदलते हैं। सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म से हो सकती हैं। आपने जो सवाल किया कि 25 सालों में कोई एक बात बताओ जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो मुझे जो चैलेंजिंग लगती है इस पूरी इंडस्ट्री में, और यही पूरी इंडस्ट्री पूरी दिशा तय करेगी इस बात के ऊपर जो मैं आपके साथ में अभी शेयर करने वाला हूँ, कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की सबसे ज़्यादा कमी है। रिस्पॉन्सिबल लीडर पैदा नहीं हो रहे। अभी हो क्या रहा है, जो भी लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं भागम भाग में लगे हैं। हर लीडर कोई रैंक अचीव करना चाहता है, कोई जल्दी से जल्दी कोई कमीशन अचीव करना चाहता है, कोई टारगेट हिट करके कहीं पर फॉरेन ट्रिप अचीव करना चाहता है, और इस तरीके से सारे लीडर जो है ना एक भागदौड़ में लगे हुए हैं। उनको ये लग रहा है, उनकी इंटरनल एक यदि साइकोलॉजी आप देखोगे, जब नेटवर्कर एक ग्रुप के अंदर, टीम के अंदर काम करता है, तो सब एक दूसरे के कंपटीशन में होते हैं। इवन कई बार तो अपलाइन को भी वो कंपटीशन में डाल देते हैं, डाउनलाइन भी कंपटीशन कर रही है। और इस तरीके से देखेंगे तो एक कल्चर कुछ ऐसा बना हुआ है कि आगे वो जिस तरफ जा रहे हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि पैसा कमाना चाहिए, ये इंडस्ट्री हमें पैसा कमाने का मौका देती है, लेकिन वो जो स्पीड है ना, इस इंडस्ट्री में स्पीड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है। और जब रिस्पॉन्सिबल लीडर पैदा होंगे ना, तो चीज़ें कुछ अलग तरीके से चलेंगी। एक चीज़ और इसमें ऐड करता हूँ कि जो भी लीडर चल रहे हैं, कहीं पर पहुँचना चाहते हैं, और जो लोग पहुँच भी चुके हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता जो पीछे वालों के लिए छोड़ना है, क्योंकि टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के अलावा
ये इंडस्ट्री हमें एक लीगेसी बेस्ड एक सिस्टम भी देती है कि हमारी पीछे आने वाली जो जनरेशन है वो भी पूरे जो सिस्टम हम मेहनत कर रहे हैं वो एंजॉय कर पाए। लेकिन कई बार ये है कि चूंकि हमारे लीडर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं और जिन चीज़ों को जिन प्रोसेसेस को फॉलो करके वो एक लेवल पर पहुँचे हैं, तो पीछे जो प्रोसेसेस हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं। और उन बिगड़े हुए प्रोसेस पर चलने के लिए जब नई जनरेशन आती है तो उनको बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मैं ये करूँ कि वो करूँ कि सामने वाला। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक लीडर रिजल्ट तो बताता है, लेकिन उस रिजल्ट को कैसे उसने हासिल किया है ना, वो शायद फील्ड पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता पाता है। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और जैसे अभी आपको बताया गया कि पेशेंस की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यदि हम इस बिजनेस को करेंगे, इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करके हम बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना है। ये हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता है और आप किसी और के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम अपना खुद का अंपायर खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। और जब हम अपने सिस्टम्स को यदि स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रोसेसेस को यदि हम डुप्लीकेबल रखेंगे और प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जो पीछे आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक अच्छा साफ सुथरा रास्ता बना करके रखेंगे, इंडस्ट्री बहुत अच्छे मुकाम। थैंक यू संजय जी। Thank you, sir. बट अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो जिम्मेदारी वाली लीडरशिप आप प्रोसेस को चूज करें। आई थिंक वेरी वेरी नाइस वर्ड। आई थिंक आपका भी कोई ऑथर होगा वो किताब लिखना चाहे तो एक बड़ा अच्छा शब्द है इसके ऊपर किताब लिखने के लिए, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। अंतरिक्ष भाई, एक सिंगल चैलेंज इंडस्ट्री का जो आपको लगता है सबसे बड़ा है, और टाइम 1 मिनट ही दूंगा आपको, आप एक्सटेंड मत करना। 2013 में क्विक कॉमर्स की स्टार्टिंग हुई। अभी क्विक कॉमर्स का मैंने जस्ट चैट जीपीटी पे डाला कि टर्नओवर क्या है, 64,000 करोड़, 7.2 बिलियन डॉलर्स, और हमारी इंडस्ट्री का टोटल 2.2 बिलियन डॉलर्स। एक बिजनेस जो हमसे बहुत छोटा है, एक बच्चा जो हमसे बहुत छोटा है, हमसे तेज दौड़ रहा है, हमसे ज्यादा फैल रहा है, तो इसका एक ही रीजन है जो मुझे लगता है कि हम कंपटीशन आपस में कर रहे हैं लेकिन कंपटीशन मार्केट में नहीं कर रहे। अगर हमें हेल्थ केयर में है तो हेल्थ केयर में कंपटीशन हमारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं है, हमारा कंपटीशन क्विक कॉमर्स से है, हमारा कंपटीशन ई कॉमर्स से है, हमारा कंपटीशन शॉपिफाई से है, इंस्टाग्राम से है, सोशल मीडिया पे चलने वाले सारे प्रमोशन से। तो हमें उस तरफ भी फोकस करके अगर हम काम करेंगे तो हम तो सर लोगों के बिजनेस में है, हम उसको इतनी स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। बस जरूरत है टेक्नोलॉजी का साथ लेकर बिजनेस को ग्रो कराने का। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रेट थॉट अंकित जी, कि मार्केट जो है डायरेक्ट सेलिंग वाली अभी तक क्या है कि एक परसीव क्या है कि हम आपस में ही सोचते हैं। अब बड़ी मार्केट है, वेलनेस को समझो आज की डेट में $8 बिलियन की मार्केट, 30% सालाना ग्रोथ पूरे वेलनेस मार्केट की है, तो हम वो मार्केट कैसे कैप्चर कर सकते हैं इसकी तरफ भी विचार होना चाहिए। ग्रेट। नाउ वर्मा साहब, कमिंग बैक टू यू। अब पहले तो माइक वर्मा साहब तक वापस पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि वर्मा साहब ने 40 के बाद चलाना छोड़ दिया था, पहले तो सीधे बिना माइक बोलते थे वर्मा साहब। ओके, नाउ वर्मा साहब, अब इस जो आप सबने बोला, अब मैं आप सबसे चाहूँगा कि एक आप इस पूरे जो आपने बोला है आप उसका कोई एक पॉइंट और ऐड करना चाहें, आप उसके बारे में और कुछ बोलना चाहें, प्लस आपको फेलो कंटेस्टेंट का, फेलो जो पैनलिस्ट हैं उनका कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। जब आप किसी को देंगे तो उससे पता चलता है कि हमें जब आप किसी और पैनलिस्ट के पॉइंट को नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ यार ये पॉइंट अच्छा था, इसको आगे डुप्लीकेट किया जा सकता है। देखिए, पिछले 40 सालों में जब हम सेल्स मार्केटिंग में थे, फार्मा में थे, फिर हम इधर आए, सारे साथियों ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले, लेकिन सबसे जरूरी जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा इन पे आके वो जो इन्होंने बोला कि रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप की बात कर रहे थे। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या है, कोई 1 साल में, 6 महीने में, 1 साल में अपने आप को लीडर अपने आप को डिक्लेयर कर देता है मार्केट में, विदाउट नोइंग द थिंग्स, विदाउट नोइंग द फैक्ट। लीडर बनने की तो बात आता है, एक अच्छा नेटवर्कर बनना पड़ेगा। एक अच्छा नेटवर्कर बनने से पहले उसको अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर से पहले उसको एक कंज्यूमर भी दो, बिकॉज यू शुड नो कंज्यूमर अगर होगा तभी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चल पाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वक्त के हिसाब से आती है, पेशेंस
मैंने कहा ना, आज सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ है, जो भी हमने बातें करी हैं, और भाई ने बोला था कि करिकुलम होना चाहिए एजुकेशन का। हमने 28 साल में देखा, हमने बहुत कंपनियों को तेज़ी से चलते हुए देखा, तेज़ी से गिरते हुए भी देखा। हमने उन कंपनियों को भी देखा जो स्लो चली थी, हमने उन कंपनियों को भी देखा जिन्होंने झूठ बोल के, प्रोडक्ट्स को ना लेके, अपने आप को पीपल बिजनेस करके मैनिपुलेशन पे ले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे को ये देखना चाहिए कि इस पूरे डायरेक्ट सेलिंग में जो आप लोग हैं, आप अपना नहीं, आप आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बिल्डअप करेंगे। लोग करियर की बात करते हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग को एज ए फ्यूचर समझता हूँ। ये फ्यूचर बिजनेस है। आज हमारा फ्यूचर क्या होगा, आने वाली जनरेशन क्या फ्यूचर दे के जाएंगे, क्या सिखाएंगे। संजय भाई 25 साल से हैं, हम 25-30 साल से हैं इस इंडस्ट्री में। अब हमारा यही है कि अपनी इंडस्ट्री को कुछ वापस दें, हम लोगों को समझा सकें, आगे बढ़ें। और आप सब लोगों को हम, क्योंकि आप लोग हो सकता है हमसे उम्र में कुछ बराबर हो या ना हो, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, ये बगैर सीखे नहीं चल सकती। अभी एक ने सिस्टम की बात की थी मेरे पैनलिस्ट ने। सर, लोग दो तरह के सिस्टम लेके चलते हैं। जो छोटे छोटे 2, 4, 6 महीने, साल भर के लीडर बनते हैं, वो अपना सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं और वो 99.9% फेल हो जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम कंपनी का होता है, कंपनी का प्रूवन सिस्टम होता है, जिन लोगों ने कंपनी बनाई, जिन लोगों ने सिस्टम बनाया, उन्होंने अपना एजुकेशन, ब्रेन सब लगाया उन्होंने। तो जो एजुकेशन है, कंपनी के सिस्टम को लेकर जो लीडर चलेगा, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि लोग अपने सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। कंपनी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करो। लोग बोलते पैसा पैसा पैसा, अरे पैसे के पीछे भागो तो पैसा हमेशा आगे रहेगा। किसी सिस्टम के पीछे रहिए आप, एक ऐसा रेगुलेट सिस्टम के पीछे चलिए, पैसा आपके पीछे भागेगा। और मैं यही कह सकता हूँ, इंडस्ट्री फ्यूचर बनाने का है। मनी तो आती रहेगी, मनी हम सबके पास, मनी कितनों के पास आएगी, लेकिन आज हम यही कहते हैं एंजॉय दिस लाइफ। और डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ बनाया जा सकता है अगर आप बनाना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच, ग्रेट वर्ड्स। हम में से कई लोग हैं जो 25 साल पुराने हैं। हम में से कितने लोग हैं जो 25 साल से इंडस्ट्री में हैं? रातू साहब को मैं को लगा 2 बार हाथ खड़ा देंगे वो 50 साल के। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, हम 6 साल लोग हैं 25 साल वाले। यकीन मानना, हम सब में जो सबसे सीनियर हैं शाह साहब, वो एक्चुअली सबसे यंग करके लगे हैं। तो शाह साहब पहले तो यहाँ पे रिवर्स में जो भी कैलकुलेशन शुरू की है लाइफ की, वो तो मैं मान सकता हूँ कि कुछ है, बट वो एक डिस्कशन करेंगे। पहले क्वेश्चन ये है कि एक फेलो पैनलिस्ट का कौन सा एक ऐसा पॉइंट था अच्छा लगा, और ऐसी इस चीज़, और अपना कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहेंगे, व्यू पॉइंट करना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे जो हम सब ने जो बातें यहाँ रखी हैं, उसमें सबसे पावरफुल बात जो मुझे लगी वो ट्रस्ट है। और ये मेरे जो फेलो हैं यहाँ पे, जो एक ट्रस्ट होता है, डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी बिजनेस हो या कोई रिलेशन हो, अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो डेवलप ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी बिजनेस के लिए और पर्सनल किसी भी खुद के डेवलपमेंट के लिए ट्रस्ट अगर नहीं है, तो या ट्रस्ट हम डेवलप ही नहीं कर पाए, तो ये तो नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, ये इंडस्ट्री बहुत उम्मीदें दे रही है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसके पीछे 2 चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक तो वेलनेस इंडस्ट्री जो इसके साथ आ गई है, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स और डायरेक्ट सेलिंग, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वेलनेस खुद 35% की ग्रोथ पे इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, और उसके साथ जब डायरेक्ट सेलिंग जुड़ जाए तो आप सोचिए कि ये 1+1 नहीं है, मतलब ये 1 और 1 है, मतलब कि इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। मगर हो क्यों नहीं रहा? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि हम नए लोगों के पास नहीं जा रहे। जैसे पिछले 30 सालों में इंडस्ट्री का जो साइज है, मैं देख रहा था कि 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग ही काम कर रहे हैं, और हम सब लोग एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये जो साइज नहीं बढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा कि इशू क्या है, रिक्रूटमेंट। हम 150 करोड़ की कंट्री में बैठे हैं और इसमें कंपटीशन हो ही नहीं सकता। कोई अगर ये बोल रहा है कि इस इंडस्ट्री में साथ बहुत कंपटीशन, में बोल दो जीरो है। आप घर बाहर तो निकल के जाइए, आप देखिए कि हर कोई, किसी से पूछिए वुड यू लाइक मनी, हर कोई बोलेगा यस। आप बोलिए हेल्थ चाहिए, यस। खूबसूरती चाहिए, यस। और हम क्या बेच रहे हैं? हम खूबसूरती बेचते हैं, हेल्थ बेचते हैं और पैसा की अपॉर्चुनिटी है। इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं देने को।
और हमारे पास वो है जो हर कोई चाहता है। इशू ये है कि हम शायद बहुत छोटी सोच के साथ हैं। आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर होने वाली है तो ये डिजिटल अगर हम नहीं हो पाए, मतलब हम इसको, मैं ये बोलूँगा कि ये रिलेशनशिप और डिजिटल का कॉम्बिनेशन बना के जो आगे चलेगा और एथिक्स के साथ जो आगे बढ़ेगा, वो आगे उसका वक्त उसका होगा, या उस कंपनी का होगा या उस लीडर का होगा। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इंडस्ट्री को एथिकली बनाना हमारा सबका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं बना पाए तो ट्रस्ट नहीं आएगा, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज़ की? एक ही तो चीज़ की है, जो इस इंडस्ट्री में किसी को हम लेके आ रहे हैं उसको सक्सेस करना, क्योंकि उसे हम लाते हैं। एक चीज़ मुझसे बहुत बार हर जगह पूछी जाती है कि सर इंडस्ट्री ग्रो, लोग नहीं आ रहे हैं। लोग तो कोई भी नहीं आता, मैं भी नहीं आया था, आप भी नहीं आए थे, हम लाए गए थे। इसका मतलब ये है कि हम जितने लोगों को चाहे उन्हें ला सकते हैं। आता तो कोई भी नहीं और आएगा कभी भी कोई नहीं। इस इंडस्ट्री ने अपनी इस तरह का कोई पैरामीटर्स सेट नहीं किया है कि लोग अपने आप आने लगे। हाँ, हम जितने चाहे लोगों को उतने को ला सकते हैं। मुझे किसी ने कोई लेके आया था, आपको कोई लेके आया था, तो मैं ये मानता हूँ कि हम जितना चाहे कर सकते हैं, बस एथिकली, ट्रस्ट और बिजनेस को वहाँ ले जाइए जहाँ पे ये बिजनेस की जरूरत है। थैंक यू सो मच। शाह साहब ने बढ़िया शब्द कहा कि किसी से पूछ लो पैसे चाहिए तो हाँ करता है, हेल्प चाहिए तो हाँ करता है, डायरेक्ट सेलिंग करेगा तो ना कर देता है। तो लाने में मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात सच है। ग्रेट। देवानंद जी। वैसे तो सारे पैनलिस्ट के पॉइंट सर बहुत पावरफुल हैं। एक चीज़ पे हाईलाइट करूँगा, जैन सर ने एक बात बोली कि हम अपने लोगों के पीछे क्या छोड़ के जाते हैं, वो कंफ्यूज है कि हम कैसे करें, कैसे सिस्टम में काम करें। तो हम सबको एक प्रॉपर एक सिंगल सिस्टम तैयार करके काम करना चाहिए, ताकि अगर हम आगे रिटायरमेंट लेते हैं, हम बड़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो हमारे जो आने वाले लोग हैं उनको क्लियर होगी, हमारे जो अपलाइन हैं, जो सक्सेसफुल हुए, उन्होंने ये स्टेप फॉलो किए हैं और हमें भी बस वही करना है। बहुत सारे लोग कुछ भी फॉलो करते हैं और कई बार शॉर्टकट भी काम कर जाती है, तो लोग कुछ भी करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो डुप्लीकेबल नहीं होता है। तो डुप्लीकेबल ईजी सिस्टम बना के हम चलें। दूसरी चीज़ सर, एक जरूरी पॉइंट है जो यहाँ पे रखने पे मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया जगह है ये, कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है परसेप्शन। कि यार डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं, तो जब परसेप्शन अगर चेंज हो जाए कि डायरेक्ट सेलिंग सही है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे हम सब चीख चीख के यहाँ से बोल रहे हैं, तो आप देखिएगा कि बहुत बड़ी मात्रा में बिजनेस होगा। लेकिन अगर सर हम जैसे ये जो आज का सेशन है, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन सेशन कर रही है, जिससे अच्छा परसेप्शन बढ़ रहा है, मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग स्लो सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से लेंगे, लाइक म्यूचुअल फंड, बहुत रिस्की इंडस्ट्री कई सालों से है, लेकिन अराउंड 10-12 साल पहले उन लोगों ने एक स्टेप लिया। म्यूचुअल फंड का एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उन लोगों ने एक इनिशिएशन लिया कि एक काम करते हैं, लाखों करोड़ों मिलाते हैं, एक एक लोगों को, ऐसे हजार लोगों को बैठा के समझाना कि म्यूचुअल फंड सही है, तो बहुत मुश्किल काम है। एक काम करते हैं, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में डालते हैं, 1 महीना लगातार हर तरफ दिखेगा कि म्यूचुअल फंड सही है, जिसका पैसा डूब गया है उसका भी आवाज यही आएगा कि म्यूचुअल फंड सही है। मुझे लगता है हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के परसेप्शन को चेंज करने में। जितनी भी कंपनी इंडस्ट्री में काम करी, जितने एसोसिएशन इंडस्ट्री में काम करी सर, सब मिलके अगर करोड़ों रुपया मिला एक बार साल 2 साल के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर है, सबको अगर हम हाईजैक कर लेते हैं, सब बोलेंगे भाई डायरेक्ट सेलिंग सही है, ये राइट प्लेटफॉर्म है, आप देखिए 1-2 साल में सारा काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये जो परसेप्शन वाली बात है, तो आप में से जितने भी लोग लंच के बाद रुकेंगे, क्योंकि कई लोग चल नहीं रुकें या कोई रुकना ना चाहें, एक ना 15 मिनट की एक्सरसाइज है, रूट कॉज क्या है परसेप्शन के खराब होने का और आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ एक मोबाइल की जरूरत पड़ेगी और कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स अ कम्प्लीटली चैट GPT 5.1 वर्जन। जब शुरू किया गया था तब चैट GPT 2.3 था जब हमने ये चीज़ बनाना शुरू की थी, बट अब वो 5.1 पे आ गया। दीप इज द वन वो आपको दिखाएगा। बड़ा सिंपल सा टूल है कि आप अपनी परसेप्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो एनीबडी जो लंच के बाद आएंगे विल गिव देम दिस थिंग। ओके, चलिए बिट्टू साहब।
लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स समरी, और किसका पॉइंट अच्छा लगा आपका? पैन का आइडिया भी अच्छा था, एजुकेशन का भी था, वर्मा साहब का कॉन्टिन्यूस एजुकेशन था, शाह साहब का लॉन्ग टर्म विजन क्या है बिजनेस का, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, अमित भाई के 2 लड्डू याद रहेंगे मुझे आज की डेट की कहानी। आपको किस चीज़ की बात समझ में आई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू और पैनलिस्ट, यहाँ पे तो आप इतने अनुभवी सर, जितना आपका अनुभव उतना मेरा उम्र है। सो इट्स माई ऑनर टू शेयरिंग स्टेज विद यू एंड ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, बट मुझे सबसे बेस्ट लगा है तो सर ने पेशेंस वाली बात करी। पेशेंस, संयम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक महान योद्धा में संयम होता है, और जो राजा संयम बरत सकता है वही आगे बढ़ सकता है। मैं एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट आपको जो बताना चाहूँगा, मेरे पास जो डायरेक्ट सेलिंग का है जो डाटा आया है आपके थ्रू से, लास्ट 3 ईयर का जो टर्नओवर रहा है इंडस्ट्री का, वो कितना रहा है? 25, 24, 23 आसपास। लास्ट ईयर का 23,000 करोड़ था। उससे पहले तो लास्ट मार्च का तो अभी नहीं आया, उससे पहले मैंने कहा 23,000 करोड़ है। हाँ, लगभग इसी तरह से रहा है, 24, 23, 19 इसके आसपास में रहा, 10,000 करोड़ का रहा है। आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम सुना है? BCCI का भी नाम सुना है? आपको पता है उनका टर्नओवर लास्ट 3 ईयर का कितना रहा है? किसी का 9,000 करोड़ है, किसी का 11,000 करोड़ है, किसी का 4,000 करोड़ है। कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड BCCI का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस इंडस्ट्री से ज़्यादा फार बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जब किसी इंडस्ट्री के आत्मा को मार दी जाती है ना, उसे जिंदा करने में बहुत समय लगता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो आत्मा है वो क्या है? जोड़ना, जोड़ने का काम है। जो ये है ना, बीते 10-15 साल पहले अगर चले जाएं, चाहे शारदा हो, नारदा हो या रोज वैली हो, जितनी भी सारी ऐसी कंपनियां जो चिट फंड्स हुई, जो ग्राउंड लेवल पे ग्रामीण एरिया में जहाँ पे अभी भी 68% पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर लोगों के पैसे डिपॉजिट करवाए, जोड़ने वाला गोला बना के दिखाया कि आपका इतना दिन में इतने लोगों का करवाएंगे तो इतना पेमेंट आएगा, और फिर वो बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए। तो गाँव में अगर मैं चला जाऊँ, अभी भी डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज़्यादा गाँव में ही होता है, अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो आप देखेंगे ना, लोगों में बहुत बड़ा डर, एक भय है कि जोड़ने वाला काम बुरा होता है, जोड़ने वाला काम खराब होता है। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सर ने कहा कि रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, हमें वापस उस खेत खलिहान में से इंडस्ट्री को लेके जाना पड़ेगा और लोगों के भीतर ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जोड़ने वाला काम अच्छा है, बस कुछ लोग आए थे जो गलत करके चले गए, ये हमें लोगों को दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं जो कहना चाहूँगा सभी डायरेक्ट सेलर से, हम सभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी से आए हुए हैं। पंजाब में बाढ़ आई थी, बहुत भयानक। आप सभी ये समझ लो कि आपके अपलाइन उस बाढ़ में बह गए, सॉरी आपके अपलाइन बचे हुए हो, यू आर द फर्स्ट आईडी ऑफ द कंपनी। अब आपको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। डोंट वेस्ट योर टाइम विथ योर अपलाइन, इन्वेस्ट योर टाइम विथ योर डाउनलाइन। अपनी टाइम को जितना ज़्यादा आप ग्रो लाइन के पास इन्वेस्ट करेंगे, आपकी टीम उतनी बड़ी होगी, आपका ग्रोथ उतना बड़ा होगा। फॉलोअप के पीछे ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, फॉलोअप के पीछे ज़्यादा दौड़िए। मैं बुक लिख रहा हूँ नेटवर्क बात, इसमें 100 चैप्टर्स में उसमें लिख रहा हूँ, उसमें एक चैप्टर है कॉलअप। हम फॉलोअप के पीछे भाग रहे हैं, फॉलोअप में 4 बार कॉल करते हैं, 5वां नंबर ब्लॉक हो जाता है। 10% फॉलोअप पे ध्यान दीजिए, 90% फॉलोअप के ऊपर में जहाँ से कॉल आ रहा है, जिस पर्सन से कॉल आ रहा है, भले ही सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर क्यों ना हो, उससे आप ज़्यादा फोकस करिए, उसके पास आप चलिए। हमारी इंडस्ट्री की खूबसूरती आपको जिस जगह पे पहुंचा के लेके जाएगी, तो हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो सफर है, यहाँ पे आप भली भांति देख पाएंगे। थैंक यू बेटर साहब। रविंदर जी, क्लोजिंग रिमार्क, आपके बात क्या कहना चाहेंगे और किस पैनलिस्ट का कमेंट अच्छा लगा? सर सभी जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं साथी लोग, सबने अपने जो भी सब बोले हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सभी बेटर थे। सर का सबसे अच्छा था, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं सर एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई भी इंडस्ट्री ग्रोथ तब करती है जब उस इंडस्ट्री का प्रत्येक इंसान उसकी ग्रोथ पे काम करे, कंपनी भी काम करे और कंपनी के लीडर भी काम करे, और इन दोनों के साथ में एक सिस्टम होता है जैसे कि एसोसिएशन है, वो उनसे बड़ा काम करे। आज हम सबका टर्नओवर काउंट कर रहे हैं, सर ने ई कॉमर्स का बोला, सर ने BCCI का बोला, अदर हमने इंडस्ट्री की बात की, लेकिन हमने उसका बेसिक नहीं पकड़ा कि उसका टर्नओवर अपग्रेड क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक सिस्टम, एक झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री एकता के धागे से टूटी हुई है,
यहाँ सारी एसोसिएशन एक साथ मिलके एक सिस्टम तैयार करे, सबको एक एजुकेशन का माध्यम बना के चले, सबको जनता में जो आज भ्रम फैला हुआ है उस भ्रम को दूर करने का एक संगठन के तौर पे एक बड़ा संगठन तैयार करे। वो अगर कोई कर सकता है तो वो एसोसिएशन कर सकती है। डायरेक्ट सेलर सपने लेके इस इंडस्ट्री में आता है, जब उसके सपने टूटते हैं तब वो दूसरे की मजाक उड़ानी शुरू करता है, और ये इस इंडस्ट्री में ये हर जगह होता है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे देश की जनसंख्या 145 करोड़ लोगों की अप्रोक्स है, सहमत है आप सर? और इन 145 करोड़ लोगों की जो सेफ्टी करनी है एक संस्था करती है जिसको हम डिफेंस बोलते हैं, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आते हैं। कितने लोग हैं जो हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं? बहुत कम लोग हैं। लाखों की स्ट्रेंथ करोड़ों की रक्षा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो एक ऐसे झंडे के नीचे काम कर रही है, एक ऐसे सिस्टम के नीचे काम कर रही है जहाँ पे डिसिप्लिन भी है, जहाँ पे एकता भी है, जहाँ पे विश्वास भी है, जहाँ पे जिम्मेदारी भी है, और जहाँ पे एक दूसरे को समर्थन भी है। लेकिन हम इस इंडस्ट्री में आके अलग अलग बन चुके हैं। जैसे सर ने बोला था कि कंपनियां बाहर कंपटीशन करने नहीं जा रही हैं, खुद से कंपटीशन कर रही हैं, खुद की एक दूसरे से बुराइयां कर रही हैं। अगर हमें इस इंडस्ट्री को बड़ा करना है तो सबसे पहले हमें खुद में सुधार करना होगा, क्योंकि जिन सपनों के साथ हम आए हैं वही सपने हम दूसरे को भी दिखाते हैं। अगर उनको पूरा करना है तो उसके लिए हमें भी ईमानदार बनना पड़ेगा, और सबसे पहले ईमानदार हमारी संस्थाओं को बनना पड़ेगा। सारी कंपनियों को एक धागे में बांधना पड़ेगा, एक सिस्टम के साथ बांधना पड़ेगा, और एक लीगलिटी की लिस्ट प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि ये कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीगल काम कर रही हैं, लीगल बेस पे काम कर रही हैं। थैंक यू ऋषभ भाई, थैंक यू सो मच। अमित भाई मिला सर, थैंक यू। पंडित सर ने भी बोला कि लीगल करना पड़ेगा, प्रेसाइज करना पड़ेगा। सर ने बताया रिस्पॉन्सिबल लीडर वाली बात, सभी ने अच्छे पॉइंट रखे हैं। बट फाइनली फिर वही आता है स्टेप ऊपर ले जाके करेगा। अब हमने बताया कि एसोसिएशन कर सकती है, तो फिर कहना है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी उठा के एसोसिएशन पर डाल दी। अब एसोसिएशन कौन सी करेगी? फिर सी करेगी तो ईडीसा वाले क्या करेंगे? ईडीसा करेगी तो फिर दूसरे वाले से क्या करेंगे? अच्छा, आप करेंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा नाम क्यों नहीं आएगा? सर, जब तक हम मैं की लड़ाई लड़ेंगे ना तब तक मरना निश्चित है, और जिस दिन हम की लड़ाई लड़ाई शुरू कर देंगे तो जीतना निश्चित है। तो सबसे पहले मैं से हमने कन्वर्ट होना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट तो ये है। दूसरी चीज, हम सभी बैठे थे यहाँ पर, एक छोटी सी बात जो मैं पहले बताई, हम सब बोलते हैं दूसरे को रोको, दूसरे को रोको। हमने प्रैक्टिकल कितना, मैं मेरा प्रैक्टिकल की बात करता हूँ सर, क्योंकि चीजें पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ ज़्यादा, 12th पास हूँ, और उससे पहले KKM था, मतलब खींच खाँच के मैट्रिक पास हुआ, फिर 12th पास हुआ, और फिर आर्मी की जॉब की। बट मैंने एक चीज़ देखी सर लाइफ में, तो प्रैक्टिकल सामने आप करते हैं तब किसी को बताएं तो बेटर लगता है। मैं मेरी कंपनी के लीडर का नाम नहीं लूँगा सर, ऑन स्टेज है, कई चीज़ें हैं। मेरे लड़कों ने किसी दूसरी कंपनी के किसी लड़के के ऊपर कमेंट किया था तुरंत में। आप ये नहीं करें सर, मेरे ऑफिस से जानकारी के लिए कोई लड़का देखता है बैठ के वहाँ पर सोशल मीडिया पर, दोनों को बुला के स्पेशल बताया गया है, दोबारा ऐसा नेगेटिव कमेंट आया, माइंड ब्लॉक। सर, वो अपनी कंपनी का नहीं होगा, वहाँ छोटा उस कंपनी से बंदे आएंगे, वो बंदे आएंगे तो वही सीट पर आएंगे, दोबारा यहाँ भी यही हो जाएगा। मैं उस फियर फैक्टर से बाहर निकाल के आऊँ कि हाँ, मैं जहाँ जाऊँगा, छोटी सी मैंने शुरुआत की थी सर मेरे सिस्टम के साथ में, कि जो लड़का मेरे साथ कंपनी से निकल के जाएगा, देखिए सर, हम एक दूसरे साथ में कोऑपरेट करें, बाउंड करें। पीछे मार्केट में नंबर आया था कि जी जो स्विच करता है उसको परमानेंटली ब्लॉक किया जाए, उसको काम नहीं करने दिया जाए। हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट आर्ट सेलर, और पहले दिन गुलामी की फील्ड मन में देख कर इंडिपेंडेंट बोलना शुरू करेंगे, तो या तो सर हम बोलते झूठ है, तो अपने आप को खुद ही झूठा प्रूव कर लेते हैं, मार्केट को बोलने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट फील कराएं। उसका बेहतर तरीका यह था, मैंने इम्प्लीमेंट किया कि मेरी कंपनी से कोई लड़का स्विच करता है किसी दूसरी कंपनी में, दैट मीन्स उसने या तो अपॉर्चुनिटी अच्छी देखी होगी, या मैनेजमेंट अच्छा देखा होगा, या फ्यूचर अच्छा देखा होगा, या उसने ग्रोथ की होगी। मैं उस कंडीशन में उस इंसान को ये इंडिपेंडेंट बनाऊं, डायरेक्ट सेलर को, वो कंपनी में आए, मुझे बताए सर मैं आपकी कंपनी छोड़ के मैं वेदा में काम करूंगा, मैं आजाद सर के साथ में काम करूंगा, तो मैं उसका फेयरवेल अपने ऑफिस में करूं, सम्मान करूं, उसको सम्मान से बेचूं कि जा बेटा अच्छा काम किया, और यहाँ कॉल करके बताऊं अच्छा लीडर। उस दिन इंडस्ट्री अच्छी हो पाएगी सर। उसके दो रीजन होंगे, दो बेनिफिट है, एक तो जो जाएगा उसका सम्मान, दूसरा इंडस्ट्रियल पॉजिटिवनेस, और तीसरा मेरे लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं मुझे अपनी कमियां पता चलेगी और उसको
आज सम्मान में क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि मैं अपनी कमी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन हम उसको एक सम्मान देंगे, हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे में कमियां थी और ही इज बेटर देन मी। बहुत बढ़िया बेटी, बहुत बढ़िया। पहले शुरुआत घर से ही करेंगे, तभी घर ही होगा। जिम्मेदारी तो घर से ही लेनी पड़ेगी। सुबोध भाई, पहला पॉइंट बहुत अच्छा बोला पेशेंस का। आप कौन से पैनलिस्ट का क्या पॉइंट अच्छा लगा और फिर क्लोजिंग वर्ड्स आपके? एक्चुअली सर, किसी एक को हम करके इस इंडस्ट्री में तो बड़े नहीं हो सकते। जितने भी मेरे सीनियर फेलोज हैं, इन्होंने सबने अपने अपने जो पॉइंट्स रखे हैं वो सब एक कंबाइन बनेंगे तो एक इंडस्ट्री में अच्छा काम होगा। तो हम लोग जो सिस्टम है उसको हम संस्कार मानते हैं, और जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो बहुत डीपली रूटेड होता है, जिसकी वजह से धीरे 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 वो किसी दूसरे के अंदर वो वाले संस्कार, जिसको सर ने बोला था ड्यूप्लिकेशन, वो उसमें जाते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी उसके अंदर पिछली जिंदगी के भी संस्कार होते हैं, और वो वाले संस्कार उसके अंदर इतने हावी हैं जो उसके सर्कल में इम्पैक्ट डाल चुके हैं। अच्छा है या बुरा वो उसी के ऊपर डिपेंड है। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जुड़ता है, उसकी ग्रोथ उस वक्त मैटर करती है कि उसने पिछली जिंदगी में क्या किया है। अगर पिछली जिंदगी में उसके संस्कार बेहतर रहे हैं तो वो इस इंडस्ट्री में आकर बड़ा अच्छा काम कर लेगा। लेकिन अगर उसके पिछली जिंदगी के संस्कार कहीं पर गड़बड़ है तो वो इस इंडस्ट्री को बुरा मत कहे, क्योंकि या तो उसको इस इंडस्ट्री के संस्कारों में ढलना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उसको पिछड़ना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। सुबोध भाई बहुत बढ़िया। लास्ट क्लोजिंग वर्ड, और ऐसे कौन से पैनलिस्ट हैं जिनको आपको किसी का वर्ड समझ में आया? देखिए, मैं सच कहूँ तो जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सब ने अपने अपने अनुभव से बहुत अच्छे अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, चैलेंजेस भी शेयर किए, उनके सॉल्यूशंस भी बताए। अभी सिस्टम की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, और मैं अपनी बात को ये रखना चाहता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी, जब तक अंदर के जो नए लोग आने वाले हैं उनके लिए प्रोसेसेस ठीक नहीं होंगे, उनके सिस्टम्स ठीक नहीं होंगे, तब तक वो कंपनी या ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती है। नंबर पहली बात। और सिस्टम को हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सिस्टम एक तरीके से एक व्हीकल है आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर ले जाने के लिए। जितने भी लोग हर हफ्ते हर दिन ऑनबोर्ड हो रहे हैं हमारी कंपनियों में, हमारी टीम में, हमारे सिस्टम में, उनको क्लियर कट एक प्रोसेस यदि पता होगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये अभी बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है कि एक कंपनी में 10 सिस्टम, 300 कंपनियों में 10-10 सिस्टम बनाएंगे तो अभी बहुत सिस्टम हो गए। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी तो पूरे वर्ल्ड में 2 सिस्टम चला करते थे, और आज यदि हम देखेंगे तो इतने सारे सिस्टम हैं। सिस्टम ज़्यादा होना बुरा नहीं है। एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट्स की बात करें, एयर इंडस्ट्रीज की, एविएशन इंडस्ट्री की, तो ये पूरे सिस्टम पर चल रहे हैं। लाखों लोगों को कैसे बहुत फ्री फ्लो के साथ में पूरी सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, सिर्फ सिस्टम की वजह से। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स की ज़रूरत है, और सिस्टम ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं। प्रोसेसेस ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही होती है सभी जगह काम करने के लिए। लेकिन लोग जब आकर के ये बोलते हैं ना कि मेरा सिस्टम तेरे सिस्टम से ज़्यादा बेहतर है, और उन स्टेप्स को ही थोड़ा सा आगे पीछे कर करके जब प्रस्तुत किया जाता है ना, तो नीचे जो आने वाली जनरेशन है उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी लेवल पर यदि हमारे डायरेक्टर्स इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। क्योंकि नीचे जब सिस्टम्स बनते हैं तो लीडर की लीडरशिप बनती है, वो सोचता है कि मैं बड़ा लीडर हूँ, वो बोलता है मैं तेरे से बड़ा लीडर हूँ, और उनके बीच में जब चीज़ें होनी शुरू होती है ना तो क्लैशिंग शुरू होती है। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ों को इस ढंग से बताया जाता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो एकदम यूनिवर्स का सबसे बड़ा ट्रुथ है, चीज़ें वही रहती हैं। लेकिन नीचे वाला जब आता है ना, चीज़ों को फॉलो करना शुरू करता है, तो 50 चैनल पर 50 लीडर 50 तरीके की बातें कर रहे होते हैं, तो उसको कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा पैदा हो जाता है।
और मैंने तो एक ही बात सीखी है इसमें, इस पूरे बिजनेस में, कि हमें अपनी कंपनी को, कंपनी के एथिक्स को, हमारी लीडरशिप को और हमारी एलोस को फॉलो करना चाहिए। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो होती है वो आज इस डिजिटल एज में बड़ा मुश्किल होता है कि लोग अपनी एलोस में लेकर के काम करें और इधर उधर ना देखें और अच्छे तरीके से रिजल्ट लेकर, क्योंकि ये बिजनेस करना बहुत आसान है। इसको हम और आप मिलकर के इसको थोड़ा सा कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आसान है, इससे आसान बिजनेस तो कोई हो ही नहीं सकता है यदि हम प्रॉपर डुप्लीकेशन के साथ सिस्टम को फॉलो करते हैं। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अंतरिक्ष की लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स और कौन से पैनल से आपने क्या सीखा? थैंक यू सो मच। आप सभी के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मुझे अभी भी एक बात फिर से लगती है कि मैंने फिर से चैट जीपीटी किया और उसमें देखा कि हमारे कंज्यूमर मार्केट का साइज कितना है। तो हमारे टोटल हम किस बिजनेस में ये समझना पड़ेगा। हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में नहीं है, हम कंजप्शन कराने के बिजनेस में है। हम एक्चुअल में प्रोडक्ट्स को देकर उनको कंज्यूम कराने के बिजनेस में है। अगर हमने प्रॉपर कंजप्शन शुरू कर दिया तो ये बिजनेस कहां से कहां जा सकता है, वी कैन नॉट इवन थिंक। संजय जैन सर, वेरी रिस्पेक्टफुल, कहीं ना कहीं वी हैव बीन पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड सेम सिस्टम। आपने जो सिस्टम्स बनाए उन सिस्टम्स ने एक्चुअली लीडरशिप को डेवलप किया, क्योंकि उस समय पे बिजनेस था नए ज्यादा लोगों को लाने का, बट अब समय है ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम कराने का। भारत पूरी दुनिया के अंदर 175 लाख करोड़ का कंजप्शन मार्केट है। 175 लाख करोड़। रिपीट करूंगा, इस बात को गौर करिएगा। हम सिर्फ अभी 25,000 करोड़ से कम कर रहे हैं। 1% छोड़िए, 0.20% बिजनेस भी हमारी इंडस्ट्री कंजप्शन नहीं करा पा रही पिछले 30 साल के अंदर, और ये हमारे लिए बहुत गलत बात है। हमारा फोकस होना चाहिए कंजप्शन के ऊपर। हम एज ए कंपनीज हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम कैसे जितने डायरेक्ट सेलर्स आज हमारे पास हैं उसको मल्टीप्लाई करते रहे, लेकिन साथ के साथ कंजप्शन मॉडल डेवलप करें। अगर मेडिकल स्टोर्स हैं तो हमारा प्रोडक्ट वहां तक क्यों नहीं जा सकता? डॉक्टर्स रिकमेंड क्यों नहीं कर सकते? रिटेल्स में क्यों नहीं जा सकता? अगर हम इसको सोचना शुरू करेंगे ना, स्काई इज द लिमिट फॉर अस। हम इसी साल या साल 2 साल के अंदर कम से कम, इस साल का हमारा टारगेट है 100 करोड़ करना। 2026-27 के फिजिकल में लेट मी जस्ट शेयर सर, गिव मी अ मोमेंट। अगर 100 कंपनी 100 करोड़ कर लेंगी तो 1 लाख करोड़ तो सर वैसे ही हो जाएगा। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन कंजप्शन, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। नाउ कुछ चीजें मैं इसको समराइज करना चाहूंगा। सभी पैनलिस्ट ने सभी अपने एक्सपीरियंस से काफी बातें की। ऑब्वियसली लीडरशिप विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वर्ड था, पेशेंस एक शब्द निकल के आया, लड्डू वाला एग्जांपल निकल के आया, ट्रस्ट पेशेंस परसेप्शन वाला शब्द निकल के आया, डायरेक्ट सेलर के लिए आइडेंटिफिकेशन एक शब्द निकल के आया, सिस्टम के लिए एक बात निकल के आई और एजुकेशन के लिए बात निकल के आई। फिर देवानंद साहब का सही है एक बात निकल के आई। लेकिन सही बात तो यह है कि अगर इन सबको मिलाएंगे तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा। टुकड़ों में 20 मील में तो कोई भी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, बट सोल्यूशन है। 30 साल पहले जब आपने से जितने भी लोगों ने शुरू किया था, हम सबको उम्मीद थी कि एक दिन सरकार लॉ लीगल बनाएगी। हम एक दूसरे को कहते थे कि अगले महीने लॉ हो जाएगा, 2000 में, 2005 में, 2007 में तो मैंने और उनका सामने पार्टी भी कर दी थी कि अगले साल, इस साल लॉ आ जाएगा। तो अब सरकार ने आपके लिए लॉ बना दिया है, आपके डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आ गए हैं, आपके लिए FSSAI का प्रावधान आ गया है, जो डायरेक्ट सेलर्स को चाहिए, स्टेट की मॉनिटरिंग कमेटी आ गई है। क्वेश्चन है कि पहले कौन करेगा और कौन उसको 100% इम्प्लीमेंट करेगा। With this, we come to the end of this panel discussion. Thank you, panelists, for your time. I would request everyone to come forward for a group photograph. In case Abhilash is here, Abhi, are you here? Oh, Abhi, I want you to join us for the stage. Can you have a round of applause for the panelists? Actually, मैं एक panel पे हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी सब कहता था। Okay, so ये 30 साल ऑर्डर का ग्रुप में कलेक्ट कर लिया है। सीनियर सिटीजन को आपने
ये पीछे थैंक यू सो मच।